जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलुलाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इकबाल का बाप हाजरा को प्यार से समझाना चाहता था कि जिसे वो गलती नहीं समझती थी वो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि इकबाल की माँ और उसकी दोनों बहनें कमरे में इस तरह आईं जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। इसे आपके लाड ने खराब किया है। इकबाल की माँ ने इकबाल के बाप से गुस्सेली सी आवाज़ में कहा, इसे अपने पास क्यों बिठा रखा है, ज़रा आराम से बात करो। इकबाल के बाप ने कहा, मैं इससे वही बात पूछ रहा हूँ, पूछने से क्या होता है। इकबाल की माँ ने कहा, ये अपने करतूत मानेगी थोड़ा ही, इसके सर पर आप 2 जूते क्यों नहीं मारते, ये तो यही कहेगी मैंने कुछ भी नहीं किया। भोली भाली सूरत देखो, इकबाल की बड़ी बहन शम्मा ने कहा, और करतूत देखो, रसवा और बदनाम करने को इसे हमारा ही घर मिला था। बेहुदा बातें मत करो शम्मा। इकबाल के बाप ने कहा, इस शख्स को मैं जानता हूँ, वो मज़हब परस्त इंसान है और मोहल्ले के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता है, हमने ऐसे कई मौलवी देखे हैं। इकबाल की माँ ने कहा, वो इसे पैसे देता होगा, वो जवान भी है और अकेला भी रहता है। सुन रही हो हाजो, शम्मा ने कहा, अब पता चला कि तू उस रास्ते से गुजरी भी है तो चुटिया से पकड़कर घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। अब्बाजान आप इसके साथ लाड प्यार छोड़ दें, मुझे तो डर ये है कि ये कोई और गुल ना खिला बैठे। अल्लाह की कसम बीबी जी, हाजरा ने रोते हुए कहा, मुझे आपके घर की इज़्ज़त का ख्याल है या नहीं? मुझे अपनी इज़्ज़त का पूरा ख्याल है। फिर उस मस्टंडे के पास क्या लेने जाती है तूने ये भी ना सोचा कि हमने तुझे अपनी बेटी बना कर रखा हुआ है। इकबाल की माँ ने हाजरा के सर पर हाथ रखकर और सर को जोर जोर से हिलाकर कहा, और तू है कि हमारी इज्जत हाक में मिला रही है। इकबाल की माँ अपने हामद से मुखातब होकर बोली, इस जैसी लड़कियों का क्या है, जिसने 4 पैसे हाथ में दिए उसका दिल खुश करने बैठ गई, घर घर नौकरी करने वालियों की इज्जत होती ही कहाँ है। हाजरा ने दोनों हाथ अपने कानों पर बड़ी जोर से मारे और सर को हाथों में थाम कर सर झुका लिया। वो इतनी रोई कि उसकी हिचकियां बंद हो गईं। एक बार फिर उसके जहन में इकबाल आया, लेकिन उसने होंठ भींच लिए। इकबाल के बाप को तो बोलने की मोहलत ही नहीं मिल रही थी। वो बोलने लगता तो उसकी बीवी या उसकी दोनों बेटियां इकट्ठी बोल पड़ती थी। हाजरा बेटी, इकबाल के बाप ने बड़ी मुश्किल से बात करने का मौका निकाला और बोला, कसम खाओ कि तुम आइंदा उस शख्स के यहाँ नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी साहिब जी, हाजरा ने सिसकते हुए कहा, लेकिन कसम नहीं खाऊंगी। मैं खुदा से कहूँगी कि तू अगर मेरा खुदा है तो इंसाफ कर। अगली शाम ही इकबाल की बड़ी बहन शम्मा शाम के खाने के बाद किसी सहेली का नाम लेकर माँ से कहने लगी कि उसने आज बुलाया था। कहती थी कि दूसरी लड़कियाँ भी आएंगी और तुम भी आ जाना, रात का वक्त है बेटी। माँ ने कहा, हर तरफ अंधेरा है, गलियाँ सुनसान हैं, इस वक्त ना जाओ, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी अम्मी। शम्मा ने बच्चों की सी जिद करते हुए कहा, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। शम्मा माँ के साथ हंसी मजाक की बातें करती बाहर निकल गई। इस सहेली का घर दूर नहीं था। माँ को डर था कि लड़की कमवारी है और अभी इसका बचपना गया नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियों के साथ बाहर निकल जाए। शम्मा को गए 1 घंटा गुजर गया। इसकी माँ ने हाजरा से कहा कि उसे सहेली के घर से बुला लाए। हाजरा शम्मा की इस सहेली को जानती थी। वो चली गई और जवाब लाई कि शम्मा की सहेली घर में है, लेकिन शम्मा वहाँ नहीं थी। वो कहते हैं कि शम्मा इधर आई ही नहीं। माँ सर पकड़कर बैठ गई, अपने बाप को अभी पता न चलने देना, शम्मा बाहर निकल गई है। इकबाल की माँ ने अपनी छोटी लड़की और हाजरा से कहा, मैं खुद जाकर देखती हूँ, वो शेहों की बेटी के यहाँ चली गई होगी। माँ बाहर चली गई और आधे पौने घंटे बाद इस हालत में वापस आई कि उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी और उसका सर चकरा रहा था। शम्मा को गए 2 घंटे गुजर गए थे। शम्मा की शादी होने वाली थी। माँ के दिल में इस किस्म के वसवसे आए कि वो किसी के साथ चली ही न गई हो। 1 घंटा और गुजर गया। तारीख फिजा में 2-3 त्यारों का गूंजदार जनाटा सुनाई दिया। ये पाक फजाइया के बमबार त्यारे थे जो रात के वक्त दुश्मन के किसी ठिकाने पर बमबारी के लिए बहुत कम बुलंदी पर उड़ते जा रहे थे। इनकी आवाज़ बड़ी ही खौफनाक थी। इकबाल की माँ अपने हामिद के पास दौड़ी गई और उसे बताया कि शम्मा बाहर निकल गई थी। 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। वो किसी सहेली के घर गई है। बाप उछल कर उठा, उसे ढूंढने कहाँ जाऊँ? इकबाल के बाप ने कहा,
थोड़ी देर और देख लो, अगर ना आई तो मैं थाने जाकर पुलिस को इतला करूँगा। तुमने उसे उस वक्त जाने ही क्यों दिया था? बस जिद करके निकल गई, इकबाल की माँ ने जवाब दिया। फिर सब पर सन्नाटा तारी हो गया। इस खामोशी में दस्तक सुनाई दी। माँ इस ख्याल से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी गई कि शम्मा आ गई है, लेकिन वो एक पुलिस कांस्टेबल था। उसने इकबाल की माँ से कहा, किसी मर्द को बाहर भेजो। इकबाल का बाप गया। कांस्टेबल ने उससे उसका नाम पूछा। क्या शम्मा आपकी बेटी है? कांस्टेबल ने पूछा। हाँ। इकबाल के बाप ने पूछा, शम्मा मेरी बेटी है, कहाँ है वो? थाने में। कांस्टेबल ने जवाब दिया। आप मेरे साथ चलें और उसे शनाख्त करें। वो थाने में किस तरह पहुंच गई? इकबाल के बाप ने पूछा। वो ठीक तो है? जी हाँ, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि हमारी और आपकी निस्बत ज़्यादा ठीक है। आप थाने चलें। वो थाने किस तरह पहुंच गई? इकबाल की माँ ने पूछा। पुलिस की गश्त ने उसे रेलवे लाइन से पकड़ा है। कांस्टेबल ने जवाब दिया। उसके साथ 2 आदमी थे, वो भाग गए। इस लड़की ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। पुलिस को फौज की तरफ से बड़ा सख्त हुक्म मिला है कि रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन पर हर वक्त नज़र रखो, क्योंकि इस इलाके में बहुत खतरा है। हमें बड़ा पक्का शक है कि आपकी बेटी के साथ जो आदमी थे वो दुश्मन के तहरीबकार या जासूस थे। अगर आपकी बेटी अनपढ़ होती तो हम इसे फ़ौरन छोड़ देते। वो कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की है, इसे हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। आपको थाने में लड़की की सिर्फ शनाख्त के लिए बुलाया गया है। शम्मा की माँ और बहन ने रोना शुरू कर दिया। शम्मा का बाप कांस्टेबल के साथ चल पड़ा। जिस वक्त सेकंड लेफ्टिनेंट इकबाल का बाप चौधरी करामत पुलिस कांस्टेबल के साथ अपनी बेटी शम्मा को लेने के लिए थाने जा रहा था, उस वक्त उसका बेटा इकबाल बैदिया सेक्टर में नहर के किनारे अपनी प्लाटून के साथ पोजीशन में था। उसकी प्लाटून ने अभी एक भी राउंड फायर नहीं किया था। इसकी एक वजह तो ये थी कि इस प्लाटून के सामने दुश्मन अभी वाज़िह तौर पर नहीं आया था, यानी इस प्लाटून को अपना टारगेट अभी पूरी तरह नज़र नहीं आ रहा था। इस प्लाटून की खामोशी की दूसरी वजह यह थी कि उनका प्लाटून कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट इकबाल खामोश था। वो खामोश तो था, लेकिन भाग दौड़ कर रहा था। उसकी भाग दौड़ अपनी प्लाटून की पोजीशनों तक महदूद थी। उसका वायरलेस ऑपरेटर उसके साथ साथ भाग दौड़ रहा था। वो अपने कंपनी कमांडर का पैगाम सुनता और इकबाल को सुना देता। हर पैगाम इकबाल की घबराहट और बुकलाहट में इजाफा कर देता। सेकंड लेफ्टिनेंट इकबाल की प्लाटून का नायब सूबेदार बदरुल हक कुछ देर उसके साथ रहा था और उसका मुंह देखता रहा था। वो आखिर अपनी प्लाटून के पास चला गया और उसने प्लाटून हवालदार से कहा था कि ये पंजाबी छोकरा प्लाटून को मरवाएगा। फिक्र नहीं साहिब, बंगाली हवालदार ने नायब सूबेदार बदरुल हक से बंगाली जुबान में कहा। हम इस छोकरे के हुक्म का इंतज़ार नहीं करेंगे। पंजाब का डिफेंस हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कहलवाना चाहते कि बंगालियों ने पंजाब का डिफेंस नहीं किया था। हमारी नज़र दुश्मन पर है साहिब। दुश्मन अभी सामने नहीं आ रहा। कैसे आएगा? नायब सूबेदार बदरुल हक ने कहा। अभी हमारी 3 पोस्टें नहर के आगे हैं, वो दुश्मन को नहर तक नहीं आने देंगे। इंडियन आर्मी ने एक हमला वागा सेक्टर पर किया था, दूसरा कसूर सेक्टर पर और तीसरा हमला बैदिया सेक्टर पर था। बैदिया लाहौर और कसूर सेक्टर का जंक्शन पॉइंट था। वहाँ BRB एक साइफन था। दुश्मन ने बैदिया की तरफ पेशकदमी करके तोपखाने की बेतहाशा गोलाबारी की थी, जो अभी तक वक्फे से जारी थी। लाहौर और कसूर के दिफा में लड़ने वाले दोनों डिवीजन कमांडरों ने 6 सितंबर की शाम तक महसूस कर लिया था कि बैदिया पर दुश्मन ने जो हमला किया है ये दरअसल धोखा है और उसका असल टारगेट वागा था, जहां वो अपना पूरा दबाव डालकर उस सेक्टर का दिफा तोड़ना चाहता था। दुश्मन के दबाव का दूसरा सेक्टर कसूर था। दुश्मन ये धोखा देकर कि वो बैदिया साइफन से लाहौर की तरफ निकलना चाहता है, कसूर और लाहौर के दिफा में लड़ने वालों को बैदिया सेक्टर में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि पाक फौज के ये ट्रोप्स बैदिया सेक्टर में इकट्ठे हो जाएंगे तो वो वागा सेक्टर से आसानी से लाहौर में दाखिल हो जाएगा।